हेलो स्टूडेंट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर का ये 4th वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। परंतु इससे पहले हमें कुछ पिछला एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो मैक्स प्लांक ने क्या बोला था कि लाइट फोटॉन के फॉर्म में ट्रेवल करती है और एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, या टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन ई इज इक्वल टू एच न्यू। मतलब यहाँ पे उन्होंने पार्टिकल बिहेवियर ऑफ वेव्स को इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया मैक्स प्लांक ने। ये एक फोटॉन की एनर्जी होती है। फिर डी ब्रोगली ने उसे फाइनल टच दे दिया और उन्होंने बोला कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिस तरह की वेव के साथ पार्टिकल एसोसिएटेड होता है। फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। फिर हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, परंतु ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब यदि हम ज़्यादा फोटॉन उस सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। पर कब? जब फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने बोला था कि इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। तो जो फोटो करंट है उसका अमाउंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, परंतु आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर लियोनार्ड के एक्सपेरिमेंट ने हमने एक बात ये भी समझ ली थी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करती है। मतलब मोर फ्रीक्वेंसी मोर काइनेटिक एनर्जी। और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी खत्म कर देता है। तो ये सब हमारा रिवीजन था जो कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब आइंस्टीन जो कि हर जगह इन्वॉल्व हो ही जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्या जानदार लेके आते हैं। तो चलिए आइंस्टीन क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देखिए आइंस्टीन ही तो बेस था। E इज इक्वल टू mc²। जब आइंस्टीन ने दे दिया था तभी तो प्लांक इससे आगे बढ़े और फिर प्लांक के बाद डी ब्रोगली और आगे बढ़ गए। तो वो एक गाना है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो एक दूसरे के हाथ बढ़ाते गए और नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप होते चले गए। द मेन पॉइंट्स ऑफ द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर। सबसे पहला पॉइंट जो अल्बर्ट आइंस्टीन का था, उन्होंने ये बोला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, वो दो पार्टिकल का कोलिजन का रिजल्ट है, एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है, चूंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं तो आसानी से उन्हें वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाती है, जिससे वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जो फोटॉन मेटल सरफेस पे इंसिडेंस होता है उसकी जो एनर्जी है वो दो पार्ट्स में यूज होती है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है वर्क फंक्शन और दूसरा है उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना। मतलब इसे हम मैथमेटिकली करें, थ्योरेटिकल नहीं कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली उन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है ये दो चीज़ों में
इन्वेस्ट होती है, दो काम करती है। पहला जो काम है वो वर्क फंक्शन नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे आएगा ही नहीं, बाहर नहीं आएगा। और दूसरा जो पार्ट है वो उस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में होता है। एनर्जी ऑफ फोटॉन तो एच न्यू होता है, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, याद करिए आप कि हमने बोला था कि यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, ये फ्रीक्वेंसी है और किसके बराबर, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट आउट, केवल मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं, उनके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ये जीरो हो जाती है। यदि हम ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दें तो एच न्यू के प्लेस पे न्यू नॉट रख दें तो 5 प्लस 0 हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम यहाँ पे यूज़ कर लें फर्स्ट एंड सेकंड। ये 5 की वैल्यू हम फर्स्ट में रख दें तो एच न्यू इज इक्वल टू 5 के प्लेस पे क्या लिखा, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर। तो हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और इसमें से हम एच कॉमन ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। तो हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। तो जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये इंफॉर्मेशन दी तो उनने ही फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से डिफाइन किया, जो कि और प्रैक्टिकली पावरफुल था। तो इस इक्वेशन से अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, टाइम लैग एप्सेप्टा के बारे में अपने कुछ स्टेटमेंट दिए, अपना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरह से समझने में बहुत हेल्पफुल होता है। सबसे पहला उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का। तो हमारे पास दो क्वेश्चन थे कि जब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी से होते हैं तो फिर इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा कैसे देती है। तो उन्होंने ये बोला कि जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो जो फोटॉन्स होते हैं उन फोटॉन्स का नंबर भी बढ़ता है। और फोटॉन मीन्स क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी। एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। जब बहुत से फोटॉन उस पर इंसिडेंस होंगे तो बहुत से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये इनका पहला एक्सप्लेनेशन था इंटेंसिटी के बारे में। अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में भी इनके पास एक यूनिक एक्सप्लेनेशन था। अल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वेशन जो था वो था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। देखिए न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इमेज करिए आप कि यदि जो फ्रीक्वेंसी है जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है और न्यू नॉट इज न्यू मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो हम उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड है यार कि ये चीज़ कैसी हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे
नेगेटिव हो जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है कि होगा ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शो ही नहीं करेगा। अच्छा, एक और बात जो इन्होंने यहाँ पे बोली कि इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, हमारा रेडिएशन है जिसे हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो ये वाला पोर्शन इससे क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब होती है तो इलेक्ट्रॉन को कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती है, और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। तो हमें केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में केवल एक केस है कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी का इनका एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन कि जैसे ही फोटॉन इंसिडेंस होता है तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं, कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है। तो एक इम्पोर्टेंट बात ये आप पढ़ भी सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का कोलिजन है ना, वो इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कंजर्व रहती है, और जो मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व होता है, यानी दोनों में कोई चेंज नहीं होता। तो फिर क्या करेगी फोटॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को मिलते से ही इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट आउट पूरी की पूरी एनर्जी लेके बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। तो ये बात आप लोग नोट कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, और इनके कोलिजन के बाद, इनके टक्कर के बाद ना तो एनर्जी चेंज होती है और ना ही मोमेंटम चेंज होता है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती हैं। और जब एनर्जी चेंज नहीं होना होता है तो फोटॉन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा कोई टाइम लैगिंग नहीं होगी, वो तुरंत बाहर निकल आएगा। तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर था। और अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कभी कुछ गलत एक्सप्लेनेशन देते हैं? गलत की तो बात ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले उनके एक्सप्लेनेशन होते हैं। अब जरा हम इस फार्मूले से, जो कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ करोगे ही, इस फार्मूले से कुछ नए नए फार्मूले निकालने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम नए नए फार्मूले निकालते हैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी को के मैक्सिमम लिखते हैं और एच न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसका हम रेडिएशन इंसिडेंस कर रहे हैं, और न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन लेमडा। तो ये वाली वैल्यू इस फार्मूले में रख दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच, न्यू के प्लेस पे C अपॉन लेमडा माइनस न्यू नॉट के प्लेस पे C अपॉन लेमडा नॉट। C नॉट तो हो ही नहीं सकता, C तो स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस फार्मूले में के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच, C भी बाहर ले लिया, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट हो जाएगा। अब वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, याद कर लीजिए, आप पिछले वीडियो को फिर से देख भी सकते हैं। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो EV0 होता है, और ये किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मतलब के मैक्सिमम इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब EV0 वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस के मैक्सिमम के प्लेस पे हम EV0 रख दें
तो ई वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो वी नॉट भी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, एच अपान ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज न्यू माइनस न्यू नॉट से हम यहाँ पे ये भी फाइंड कर सकते हैं। और इसे थोड़ा सा और हम आगे यदि कर दें तो एच न्यू अपान ई और माइनस एच न्यू नॉट अपान ई। और पता है एच न्यू नॉट को हम बर्क फंक्शन, क्योंकि न्यू नॉट नहीं होगा तो वो एनर्जी इमिट नहीं होगी, तो इसी फार्मूले को वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है एच न्यू अपान ई माइनस बर्क फंक्शन फाई, एच न्यू नॉट की जगह हमने रखा ई। ये रिलेशन है बर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो ये यूनिक रिलेशनशिप तो आप लोग खुद सीखिए इसे डेवलप करना, क्योंकि जब वो एनटीए पेपर बनाता है तो वो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने के लिए कोई बात करता ही नहीं है, वो कुछ नए रिलेशन बनवाना चाहता हो। ये नए रिलेशन डेवलप कब होते हैं, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक बात और बता दें कि ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो यदि हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो अंडरस्टूड है, ये बात हम पहले से भी कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन। और अब हम सीधे एप्लीकेशन मोड में जाएं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए ऑब्जेक्टिव, कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव जिनसे हमें और भी कॉन्सेप्ट को समझने में, रिजिट करने में, रिच करने में हेल्प मिलेगी। वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। जब भी आपको कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना हो तो एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि उसको रीड करने में जरा सी भी हड़बड़ी नहीं करें, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ने के कारण हम जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आने चाहिए वो कॉन्सेप्ट नहीं आ पाते। तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव हो उसे बहुत अच्छे से रीड करिए और तुरंत आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें आने लगेंगी, उनका सीधा एप्लीकेशन शुरू करिए। तो देखिए, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप। चलो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी है v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप, हमने लिख लिया। इंटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। ई नॉट कांस्टेंट है और ग्रेटर देन 0 है एट टी इज इक्वल टू 0, 0 टाइम पे ये हुआ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर लगना जरूरी है, यहाँ तो ये वेक्टर हो ही जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें एफ निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए इज इक्वल टू एफ अपान एम होता है। और एफ क्या होगा, देखिए आपको मालूम है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो यहाँ पे यदि हमें एफ फाइंड करना पड़े, एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई इंटू ई नॉट आई कैप हो जाएगा। ये हमारे पास एफ आ गया। तो ए निकालने के लिए ए इज इक्वल टू एफ अपान एम, एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है। तो एक्सेलरेशन यदि हम यहाँ पे एफ की वैल्यू रख लें तो ये हो जाएगा ई नॉट अपान एम इंटू आई कैप। ये ए निकल गया। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन था वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए वेक्टर इंटू टी। ओके, टी तो टी है ही, तो वी टी वेक्टर इज इक्वल टू वी नॉट के प्लेस पे हम यहाँ पे वी नॉट आई कैप रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी नॉट आई कैप, और ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ई नॉट
एम और टी तो है और आई कैप तो यहाँ भी हो गया, मतलब वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट प्लस ई टाउ टी अपान एम और आई कैप। चूंकि सब एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो हम यहाँ पे ये वी टी की वैल्यू रख सकते हैं, और यदि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम आई कैप हटा देंगे, है ना। मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्क्वायर करके रूट कर देते हैं ना, तो हम आई कैप हटा देंगे। तो यदि हम यहाँ पे वी टी ये चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यह जाएगा वी नॉट प्लस ए ई नॉट टी अपान एम, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ तो आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम वी टी, और ये वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। तो ये एच अपान एम तो यहाँ पे ले लिया हमने, ये हो जाएगा वी नॉट प्लस ई टाउ टी अपान एम, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस लगाना है कि आंसर जहाँ भी दिए गए, जितने भी आंसर हमें दिए हैं उसमें एच तो कहीं है ही नहीं, तो फिर जुगत लगाओ यार कि एच को कैसे ख़त्म करें। तो हमारे पास एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि ये बी नाट यदि हम कॉमन ले लें तो एम बी नाट हो जाएगा, तो एच अपान एम बी नाट मतलब लेमडा नाट हो जाता है, और आंसर में कहीं ना कहीं लेमडा नाट तो दिए हुए हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो कुछ आगे कैसे बढ़े ये हमें इंफॉर्मेशन इनके ऑप्शन देते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू एच एम, और पता है वी नाट हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा वन, और ये हो जाएगा ई नाट टी अपान एम। यहाँ पे वी नाट करना पड़ेगा ना, जब ये इसका अंदर इंटू होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं लेमडा नाट अपान वन प्लस ई नाट टी अपान एम वी नाट। तो हमारे पास आंसर आ गया है, और ये है हमारा वो आंसर, ये फर्स्ट। तो दो चीज़ें आपने इसमें सीखी। एक तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को बहुत बहुत स्टडी रीड करेंगे, केयरफुली रीड करेंगे, उसमें जल्दी नहीं करेंगे, सल्यूशन में आप जल्दी करिए। और फिर कई बार जो ऑप्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपको अपने आप में चेंज करना होगा। चलिए ऐसा ही एक और ऑब्जेक्टिव हम करते हैं। तो सबसे पहले केयरफुली रीड व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से डबल है, इज इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज v1। ठीक है। When the frequency of the incident radiation is increased to 5 v naught, 5 times कर दी, the maximum velocity of electron emitted from the same plate is v2, the ratio of v1 and v2 is, बहुत सरल है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आपने केयरफुली रीड किया है। तो हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू नॉट की जगह क्या लिखा, टू न्यू नॉट माइनस न्यू, यानी हमारे पास आ गया हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब केस सेकंड 5 टाइम किया है उन्होंने इसमें, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, मतलब 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट हो गए। तो यहाँ पे हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू 4 न्यू नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब उन्होंने 1:v2 उन्होंने रेशो पूछा है, तो हम क्या करें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर दें। तो देखिए हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो गया, तो v1 स्क्वायर अपान v2 स्क्वायर आ गया, और सामने देखिए आप जरा, इस एस से ये एच कैंसिल हो जाएगा, न्यू नॉट से न्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ गया।
अब जब नीट होता है या IIT जेई होता है, हम बहुत जल्दी में रहते हैं और ये रेशो आते से ही हम सीधा 1/4 भर देते हैं। परंतु ये देखिए ना, स्क्वायर है, रेशो V1:V2 पूछा है तो अंडरस्टूड है यार, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 मतलब ऑप्शन हमारा जो ए है वो करेक्ट है। ये जेई में आया हुआ ऑब्जेक्टिव है, वो पता जेई के साथ साथ एक बार नीट में भी आया, बस थोड़ा सा नंबर या लैंग्वेज चेंज करते हैं। चलिए ऐसे ही न्यूमेरिकल की सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूटन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हैवी वाटर एट ए टेम्परेचर T केल्विन में है एंड मास m इज। तो जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा तो हमें 11th क्लास का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद आ जाना चाहिए। बोल्टेजमैन कांस्टेंट था ना स्मॉल के, तो वो रिलेशन एक का एक, चूंकि हम वो पढ़ चुके हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी का के है और 3/2 स्मॉल के हम ऐसे बना देते हैं KT। ये निश्चित ही आपको याद आ गया होगा। और P इज इक्वल टू आपको मालूम है, ये तो आप अभी भी निकाल सकते हैं, 2m कैपिटल K की वैल्यू यदि हम यहाँ रख दें तो P इज इक्वल टू हो जाता है √2m और 3/2 स्मॉल k और T। 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास मोमेंटम P इज इक्वल टू हो जाता है √3m स्मॉल के बोल्टेजमैन कांस्टेंट इनटू T। अच्छा, T हमें कैपिटल यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे स्मॉल t यूज नहीं कर सकते क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो हमेशा कैपिटल यूज। अब जब P निकल गया ना, तो फिर तो आपने अभी ये पढ़ा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है। ये P की वैल्यू रख दें तो H/√3m k और T। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन है आपका ए। और फिर एक, तो एक और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड ए फोटॉन हैव सेम एनर्जी E, द रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ दैम। इलेक्ट्रॉन का मास m है तो एनर्जी E है, और दोनों की एनर्जी कितनी दी हुई है? E दी हुई है। तो हमारे पास लैम्डा इलेक्ट्रॉन यदि हम निकालना चाहेंगे तो H/P है, और P की वैल्यू यदि हम यहाँ रख दें, जो कि हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये है 2me, ये एनर्जी है। अच्छा, फोटॉन के लिए हमें मालूम है कि E इज इक्वल टू H न्यू होता है, और नी के प्लेस पे हम C/λ लिख सकते हैं, और ये लैम्डा किसका है? प्रोटॉन का है। तो इसी इक्वेशन में लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू हो जाएगा Hc/E। तो अब हमें क्या करना है, हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, और उन्होंने रेशो पूछा है, तो 1 को डिवाइड कर दीजिए सेकंड से, तो ये हो जाएगा λE/λP इज इक्वल टू, देखिए दोनों में H है, H से तो H कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा आपका, चलो पहले लिख ही देते हैं हम, H/√2me/HC/E। चलो H से ये H कैंसिल हो गया, तो सामने क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा E/C/√2me। और देखिए ना, ये इस E से ये कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा? √E। तो λE/λP इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 1/C, तो हम बाहर ले लें और इसको पूरा लिख सकते हैं E/2m, और आंसर में हाफ दिया है पावर में, तो 1/C, और ये हो जाएगा E/2m, चूँकि वो रूट में है तो हम हाफ पावर लगा सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया ये C वाला।
तो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए ना, हर चीज में कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहे हैं, वो ही फार्मूले थोड़े से कंस्ट्रक्टिव वे में यूज हो रहे हैं। चलिए अभी हम यहाँ रुकते नहीं हैं, एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, okay, lambda wavelength की radiation है, the stopping potential is V. V इन्होंने दिया तो V लिखेंगे। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज B/4, पहले का 1/4 हो जाता है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटेलिक सरफेस इज, और ये इस वीडियो में जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था, फिर भी हम यहाँ पे ये लिखते हैं ½ MB मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट, यानी ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काय के इक्वल होती है EV। V स्टॉपिंग पोटेंशियल V दिया है तो V लिखेंगे, और H न्यू और न्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, C/λ माइनस C/λ नॉट, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया EV इज इक्वल टू HC/λ माइनस HC/λ नॉट, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। चलो ठीक है, सेकंड इक्वेशन में उन्होंने क्या बोला कि यदि 2 लैम्डा कर देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 हो जाता है। तो सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम, EV/4 स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये HC/2 लैम्डा, HC/2 लैम्डा और माइनस हो जाएगा HC/λ नॉट। लैम्डा नॉट तो वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें रिलेशन इनका इस्टेब्लिश करना है, इन दोनों का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो हम डिवाइड करके तो नहीं निकाल पा रहे हैं इसे, तो हम क्या करें, तो यहाँ पे इस 4 को सामने पहुँचा दीजिए, तो EV इज इक्वल टू हो जाएगा 4HC/2 लैम्डा माइनस 4HC/λ नॉट, 2 2 जा 4 हो गए। ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लें, इसे सेकंड जबरन माना हमने, थर्ड से EV की वैल्यू इसमें रख दें या फर्स्ट से EV की वैल्यू इसमें रख दें, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। जब इसको इधर और इसको इधर ले जाएंगे तो ये और S से सब H कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको आता है यार। चलिए एक और कर लेते हैं हम। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज, ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए परसेंटेज यदि चेंज का निकालना होता है तो परसेंटेज हम यहाँ पे पहले लिख दें कि आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग यहाँ पे करेंगे डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100। डेल लैम्डा का मतलब है कि जो चेंज आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू इंटू 100, ये आपको करना है। तो परसेंटेज निकालना आपको पहले से भी आता है, हमें मालूम है। तो चलिए इसे करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इनिशियल बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, हो क्या जाएगा आपको मालूम ही है, ये 2m के काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन हमने ये रिलेशन दिया था। अब इन्होंने क्या बोला, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज टू 16 टाइम, यानी सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सेकंड केस में लैम्डा डैश मान लें H/√2m, काइनेटिक एनर्जी को 16 के रख दो, तो पता है आपका लैम्डा डैश कितना आ रहा है, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू आ गया H/4√2m के। देखिए ना भैया, ये तो आपका लैम्डा होता है,
तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है जो हमने पहले ही बताया। तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपान लैम्डा इंटू 100। चलिए वैल्यू रखवाइए लैम्डा की प्लेस पे, तो लैम्डा लैम्डा डैश की जगह लैम्डा बाई 4 और अपान लैम्डा यदि हम इंटू 100, तो हम इसे परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज इज इक्वल टू लैम्डा कॉमन लेके कैंसिल हो गया और ये हमें बचेगा 3/4 इंटू 100 और ये 25 यानी इक्वल टू 75%। तो ये हमारा बी आंसर था। ऐसे बहुत से ऑब्जेक्टिव हम करते रह सकते हैं और करते ही जा सकते हैं, करते ही जा सकते हैं। बहुत से ऑब्जेक्टिव आपको नोट्स में हम प्रोवाइड करेंगे, नोट्स में देने वाले हैं और आप करिए इसके ऑब्जेक्टिव, आप प्रैक्टिस करिए। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता तो उसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। पर इससे पहले लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एसबी फिजिक्स और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए यदि आपको अच्छा लग रहा है तो उन्हें ज़रूर बोलिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।